नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर का 11वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है आर लिमिटेड एवं एस लिमिटेड के चिट्ठे नीचे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में आर लिमिटेड और एस लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है और उस बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं वो हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये वाले समता अंश हैं। आर लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है 12 लाख रुपए की और एस लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख रुपए की। 100 रुपये का एक शेयर है, इसका मतलब आर लिमिटेड के पास 12,000 शेयर्स हैं और एस लिमिटेड के पास 6,000 शेयर्स हैं। इसके बाद है जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व है 4 लाख के और 1,20,000 के। 6% डिवेंचर्स, 6% ऋण पत्र निर्मित किए गए हैं आर लिमिटेड के द्वारा 4 लाख रुपए के और एस लिमिटेड के द्वारा 2 लाख रुपए के। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 5 लाख के और 3 लाख के। तो इस प्रकार से इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में ये आइटम्स दिए हुए हैं। एसेट साइड में दिया हुआ है टेंजिबल एसेट्स 16,60,000 और 5 लाख रुपए की। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रारंभिक व्यय हैं 40,000 और 20,000 के। करंट एसेट्स हैं 8 लाख और 7 लाख रुपए की। तो ये आइटम्स एसेट साइड में दिए गए हैं क्वेश्चन में बैलेंस शीट में। आर लिमिटेड की ख्याति 2,40,000 रुपए एवं एस लिमिटेड की ख्याति 80,000 रुपए पर मूल्यांकित की गई। तो जब एकीकरण किया जा रहा था इन दोनों कंपनियों का, तो आर लिमिटेड की ख्याति 2,40,000 की मूल्यांकित की गई और एस लिमिटेड की ख्याति 80,000 पर मूल्यांकित की गई। आर लिमिटेड एस लिमिटेड का अंशों के आंतरिक मूल्य के आधार पर एकीकरण करती है। तो आर लिमिटेड के द्वारा एस लिमिटेड का एकीकरण किया जा रहा है, यानी कि आर लिमिटेड क्रेता कंपनी है और एस लिमिटेड विक्रेता कंपनी है। यानी एस लिमिटेड का समापन हो जाएगा और अपनी संपत्तियों और दायित्वों को बेच देगी आर लिमिटेड को, और उसके बदले जो है क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा अंशों के आंतरिक मूल्य के आधार पर आर लिमिटेड द्वारा। दोनों कंपनियों की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो जनरल प्रविष्टियां देने से पहले हमको क्रय प्रतिफल ज्ञात करना होगा, परचेज कंसिडरेशन। और तो परचेज कंसिडरेशन ज्ञात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉर एस लिमिटेड के लिए परचेज कंसिडरेशन क्रय प्रतिफल की गणना की जाएगी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ है इसलिए हम शुद्ध संपत्ति विधि नेट एसेट्स मेथड से क्रय प्रतिफल की गणना करेंगे। तो सभी संपत्तियों के निर्धारित मूल्यों का या पुस्तक मूल्यों का योग लगा लिया जाता है और उसमें से दायित्वों के पुस्तक मूल्यों या निर्धारित मूल्यों का योग घटा दिया जाता है और जो शेष राशि आती है वह शुद्ध संपत्ति कहलाती है। और शुद्ध संपत्तियों की जो राशि है वही क्रय प्रतिफल मानी जाती है शुद्ध संपत्ति विधि के अंतर्गत। तो टेंजिबल एसेट्स हैं 5 लाख रुपए की। तो क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट्स का कोई जो मूल्य तय हुआ है एकीकरण के फलस्वरूप वो नहीं दिया हुआ, इसलिए जो पुस्तक मूल्य है वही हम यहां पर लेंगे परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन के लिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रारंभिक व्यय, ये कृत्रिम संपत्ति है, ये वास्तविक संपत्ति नहीं है, इसलिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज को आर लिमिटेड के द्वारा क्रय नहीं किया जाएगा। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स है 7 लाख रुपए की। पुस्तक मूल्य ही लेना पड़ेगा क्योंकि एकीकरण के दौरान अगर कोई मूल्य तय हुआ है या पुनर्मूल्यांकित मूल्य इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। जब एकीकरण तय हुआ तो ख्याति का मूल्यांकन किया गया। तो ख्याति का मूल्यांकन जब किया गया तो एस लिमिटेड की ख्याति 80,000 रुपए पर मूल्यांकित की गई। तो परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन के लिए ख्याति 80,000 रुपए की मानी जाएगी। सामान्यतः विक्रेता कंपनी की ख्याति का मूल्य 0 होता है, लेकिन यहाँ पर ख्याति मूल्यांकित की गई है 80,000 रुपए की, इसलिए इस ख्याति के मूल्य को हम परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। तो संपत्तियों के मूल्यों का योग है 12,80,000 रुपए और इसमें से दायित्वों का योग घटा देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स
एस लिमिटेड के हैं 3 लाख रुपए के, और दूसरा दायित्व है डिबेंचर्स का 6% डिबेंचर्स 2 लाख रुपए का। जब क्रय की प्रकृति का एकीकरण हो तो जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और सरप्लस क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदे जाते हैं, केवल दायित्व और ऋण पत्र खरीदे जाते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 3 लाख के और ऋण पत्र हैं 2 लाख रुपए के। तो 5 लाख रुपए के दायित्व आर लिमिटेड के द्वारा खरीदे गए हैं एस लिमिटेड के। तो 12,80,000 में से 5 लाख माइनस करेंगे तो शुद्ध संपत्तियों का मूल्य आ रहा है 7,80,000 रुपए, और यही परचेज कंसिडरेशन माना जाएगा। अब परचेज कंसिडरेशन का भुगतान अंशों के आंतरिक मूल्य के आधार पर किया जाएगा, आर लिमिटेड के अंशों के आंतरिक मूल्य के आधार पर। तो आर लिमिटेड का हमको प्रति अंश आंतरिक मूल्य भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो परचेज कंसिडरेशन है 7,80,000 रुपए, और इस परचेज कंसिडरेशन का भुगतान अंशों के आंतरिक मूल्य के आधार पर अंशों के निर्गमन के द्वारा किया जाएगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर होता है नेट एसेट्स अवेलेबल for equity shareholders on number of equity shares। तो हमको नेट एसेट्स ज्ञात करनी पड़ेगी। नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो नेट एसेट्स ज्ञात करने के लिए हम सभी संपत्तियों के मूल्य में से बाह्य दायित्व घटा देते हैं। तो नेट एसेट्स होती है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स आर लिमिटेड के अंशों के आंतरिक मूल्य के आधार पर क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा। तो आर लिमिटेड की जो टोटल एसेट्स हैं वो हैं 16,60,000 प्लस 8 लाख टेंजिबल एसेट्स और करंट एसेट्स 16,60,000 और 8 लाख, और ख्याति का मूल्यांकन भी किया गया है। तो 2,40,000 रुपए की ख्याति मानी गई है आर लिमिटेड की। आर लिमिटेड अपने प्रति अंश आंतरिक मूल्य के आधार पर क्रय प्रतिफल का भुगतान करेगी। तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो आर लिमिटेड की आउटसाइड लायबिलिटीज है सन्ड्री क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स। तो इन दोनों का टोटल है 5 लाख और 4 लाख। तो नेट एसेट्स है 16,60,000 और 2,40,000, 19 लाख और 19 लाख और 8 लाख 27 लाख। 27 लाख में से 9 लाख आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो नेट एसेट्स है 18 लाख रुपए की। तो नेट एसेट्स आ रही है 18 लाख रुपए की। तो नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है 18 लाख रुपए की। तो जब नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैलकुलेशन की जाती है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी आउटसाइड लायबिलिटी मान लिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी घटा दिया जाता है टोटल एसेट्स में से, और फिर नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैलकुलेशन की जाती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है 18 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स है आर लिमिटेड के 12,000। 12 लाख की कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 12,000 शेयर्स इश्यू किए गए हैं। तो 12,000 शेयर्स इश्यू किए गए हैं और 18 लाख रुपए की नेट एसेट्स इन शेयर्स के लिए अवेलेबल हैं। तो प्रति अंश कितनी नेट एसेट्स अवेलेबल होगी? तो 18 लाख में 12,000 का भाग लगा दिया जाएगा 150 रुपए। तो एक शेयर के पीछे 150 रुपए नेट एसेट्स अवेलेबल है। तो जो आंतरिक मूल्य है आर लिमिटेड के अंश का वो है 150 रुपए। तो 150 रुपए के आधार पर, प्रति अंश 150 रुपए के आधार पर 7,80,000 रुपए क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा आर लिमिटेड द्वारा। तो परचेज कंसिडरेशन नंबर ऑफ शेयर्स
issued in payment of purchase consideration 7,80,000 रुपए का परचेज कंसिडरेशन है, जिसमें भाग लगा दिया जाएगा 150 रुपए का, यानी कि परचेज कंसिडरेशन अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। तो 7,80,000 में 150 रुपए 150 का भाग लगा दिया जाएगा। 150 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 7,80,000 रुपए के अंश निर्गमित किए जाएंगे। 7,80,000 रुपए की अंश पूंजी निर्गमित की जाएगी। तो 5200 शेयर्स इश्यू किए जाएंगे। तो 5,200 शेयर्स इश्यू किए जाएंगे 150 रुपए के हिसाब से, 150 रुपए वाले। 7,80,000 रुपए परचेज कंसिडरेशन के रूप में। तो परचेज कंसिडरेशन है परचेज कंसिडरेशन है 5,200 शेयर्स 150 रुपए के हिसाब से 7,80,000 रुपए का परचेज कंसिडरेशन है। आगे कहा है दोनों कंपनियों की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो पहले हम एस लिमिटेड यानी कि जो विक्रेता है उसकी पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देंगे। तो जनरल ऑफ एस लिमिटेड, पर्टिकुलर्स, और 2 कॉलम बनाएंगे अमाउंट के, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम। तो एस लिमिटेड का समापन हो चुका है, तो वो अपनी पुस्तकें बंद करना चाहती है। तो पुस्तकें बंद करने के लिए पहले संपत्तियों के खाते बंद किए जाएंगे। तो संपत्तियों के खातों का शेष डेबिट शेष होता है, तो संपत्तियों को के खातों को क्रेडिट करके रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल एसेट्स टू करंट एसेट्स। तो इन संपत्तियों के खातों के शेष को क्रेडिट करने से इनके खाते बंद हो जाएंगे। 5 लाख और 7 लाख, 5 लाख और 7 लाख, और रियलाइजेशन के खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये नरेशन लिख दिया जाएगा। दूसरी एंट्री की जाएगी दायित्वों के खातों को बंद करने के लिए। तो दायित्वों का शेष क्रेडिट शेष होता है, इसलिए दायित्वों के खातों को डेबिट कर दिया जाएगा और रियलाइजेशन के खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दायित्वों में एक तो है 6% डिबेंचर्स, इसको डेबिट कर दिया जाएगा और डेबिट करने के कारण डिबेंचर्स का खाता बंद हो जाएगा। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनका खाता भी डेबिट कर दिया जाएगा और डेबिट करने के कारण ये खाते भी बंद हो जाएंगे। तो 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख, और ये दोनों बैलेंसेज ट्रांसफर कर दिए जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बैलेंसेज ऑफ लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये नरेशन लिख दिया जाएगा। 5 लाख रुपए से रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने की एंट्री की जाएगी। तो जब परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ तो जो कंपनी है आर लिमिटेड, उसको डेबिट किया जाएगा, क्योंकि अब उससे पैसे लेने हैं तो वो एक देनदार के रूप में है। तो आर लिमिटेड के खाते को डेबिट किया जाएगा, आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और रियलाइजेशन के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो आर लिमिटेड से 7,80,000 रुपए लेने हैं क्रय प्रतिफल के, तो 7,80,000 से डेबिट किया जाएगा और 7,80,000 रुपए से ही रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। परचेज कंसिडरेशन प्राप्त होने पर इक्विटी शेयर्स इन आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स प्राप्त हुए हैं परचेज कंसिडरेशन के बदले, तो इक्विटी शेयर्स इन आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट किया जाएगा 7,80,000 रुपए से। 7,80,000 रुपए के अंश प्राप्त हुए हैं और आर लिमिटेड के खाते को अब क्रेडिट करके इसका खाता बंद कर दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर्स इन आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू आर लिमिटेड अकाउंट, क्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर।
अब दो खाते रह जाते हैं लायबिलिटी साइड में, इक्विटी शेयर कैपिटल का और जनरल रिजर्व का। तो इन दोनों खातों को, यानी कि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कोई अदर रिजर्व और सरप्लस, इनको क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्रय की प्रकृति के एकीकरण में जो रिजर्व्स और सरप्लस का बैलेंस है और जो कैपिटल का बैलेंस है वो सभी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो पहले ये 4 एंट्री की जाएगी। संपत्तियों के खातों को बंद करने के लिए संपत्तियों को क्रेडिट करके रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। दायित्वों के खातों को बंद करने के लिए दायित्वों को डेबिट करके रियलाइजेशन खाते को क्रेडिट किया जाएगा। क्रय प्रतिफल देय होने पर जो क्रेता कंपनी है उसको डेबिट करके रियलाइजेशन खाते को क्रेडिट किया जाएगा। और जब क्रय प्रतिफल प्राप्त होता है तो क्रय प्रतिफल के रूप में जो प्राप्त हुआ है, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स प्राप्त हुए हैं, तो क्रय प्रतिफल के रूप में जो प्राप्त होता है उस खाते को डेबिट करके और क्रेता कंपनी के खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके बाद कैपिटल को और रिजर्व्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 5वीं एंट्री की जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डेबिट करने से अंश पूंजी खाता बंद हो जाएगा। 6 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसको डेबिट कर दिया गया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व का शेष भी क्रेडिट शेष होता है, इसको डेबिट करने से इसका खाता भी बंद हो जाएगा। 1,20,000 रुपए, और ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, 7,20,000 रुपए। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में 7,20,000 रुपए का शेष है, यानी कि इनको 7,20,000 रुपए का भुगतान करना है। और लेकिन अगर कोई संचित हानियां हैं, कृत्रिम संपत्तियां हैं, और अगर गुडविल है जिसका मूल्य अब शून्य हो गया है एकीकरण के परिणाम स्वरूप, तो ऐसे खाते इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते से अपलिखित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं एस लिमिटेड के 20,000 रुपए के, जिसका खाता बंद करने के लिए हम इसको अपलिखित करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते से इसको अपलिखित करेंगे, इस खाते को बंद करेंगे। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज के खाते को बंद करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को डेबिट किया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को डेबिट करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते का शेष कम हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, तो 20,000 से इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते का शेष कम हो जाएगा, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिससे ये खाता बंद हो जाएगा 20,000 रुपए से। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में शेष बचता है 7 लाख रुपए का। 7,20,000 से क्रेडिट किया और फिर 20,000 से डेबिट किया, तो 7 लाख रुपए का शेष बचता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में। अगर रियलाइजेशन पे संपत्तियों को बेचने से अगर वसूली खाते में कोई लाभ या हानि उत्पन्न होता है, तो ऐसा लाभ या हानि इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर रियलाइजेशन खाते का क्रेडिट शेष होता है, तो इसका मतलब संपत्तियों और दायित्वों को बेचने से जो विक्रेता कंपनी है उसको लाभ हुआ है। तो रियलाइजेशन खाते का अगर क्रेडिट शेष है तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर रियलाइजेशन खाते का डेबिट शेष है तो इसका मतलब ये होता है कि संपत्तियों की और दायित्वों की बिक्री से जो विक्रेता कंपनी है उसको हानि हुई है। तो ऐसी स्थिति में भी जो रियलाइजेशन खाते का शेष है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि संपत्ति और दायित्वों की वसूली से अगर लाभ या हानि कुछ भी होता है तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो पहले हमने रियलाइजेशन के खाते को डेबिट किया था, रियलाइजेशन खाते को 12 लाख रुपए से डेबिट किया था, 12 लाख रुपए से रियलाइजेशन खाते को डेबिट किया, और उसके बाद 5 लाख रुपए से उसको क्रेडिट किया था। रियलाइजेशन खाते को 5 लाख से क्रेडिट किया, और जब क्रय प्रतिफल देय हुआ था तो 7,80,000 रुपए से हमने रियलाइजेशन खाते को क्रेडिट किया था। तो इस प्रकार अगर इनका टोटल करें तो क्रेडिट साइड का अगर टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 12,80,000 रुपए, और डेबिट साइड का टोटल आता है 12 लाख रुपए, यानी कि 80,000 रुपए का क्रेडिट शेष है। क्रेडिट शेष रियलाइजेशन खाते में अगर क्रेडिट शेष है तो इसका मतलब है कि वसूली से लाभ हुआ है। तो ये 80,000 रुपए का जो अंतर है, 80,000 रुपए का क्रेडिट शेष है, ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में।
और ट्रांसफर करके रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में 80,000 रुपये क्रेडिट शेष है, इसलिए इसको ट्रांसफर करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 80,000 से और इक्विटी शेयर होल्डर के खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 80,000 रुपये से। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में 7,20,000 डेबिट, फिर 7,20,000 क्रेडिट, फिर 20,000 डेबिट, यानी कि 7 लाख का बैलेंस बचता है और फिर से इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में 80,000 रुपये क्रेडिट आ जाते हैं। तो 7,80,000 रुपये का क्रेडिट शेष है इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में। और इन 7,80,000 के बदले जो इक्विटी शेयर्स प्राप्त हुए हैं आर लिमिटेड से क्रय प्रतिफल के रूप में, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो एक एंट्री की जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को आर लिमिटेड से जो इक्विटी शेयर्स प्राप्त हुए हैं वो निर्गमन करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को डेबिट कर दिया जाएगा 7,80,000 रुपये से, और इसका प्रभाव ये होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का खाता बंद हो जाएगा और इसके बदले 7,80,000 रुपये के शेष के बदले इनको जो इक्विटी शेयर्स प्राप्त हुए हैं आर लिमिटेड में, इक्विटी शेयर्स इन आर लिमिटेड 7,80,000 रुपये के वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे। 7,80,000 रुपये से इक्विटी शेयर्स इन आर लिमिटेड के खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जनरल प्रविष्टियां की जाएगी विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में, यानी कि एस लिमिटेड की पुस्तकों में। आगे की क्लास में हम बात करेंगे क्रेता कंपनी की पुस्तकों में किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।